कहानी की शुरुआत एक लड़के से होती है। इसका नाम है जिंग। जिंग मोबाइल रिपेयर शॉप पे काम करता है, पर उसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि वो घर का रेंट भी नहीं ठीक से भर पा रहा। और बात रेंट की नहीं थी, बात थी जिंग की छोटी बहन की। उसके दिल में छेद है और ऑपरेशन के लिए जिंग को पैसे जोड़ने हैं। इस लड़की का नाम है टोंग। टोंग की सारी जिम्मेदारी जिंग के ऊपर थी। दोनों की माँ को उनका बाप बहुत पहले छोड़ के चला गया। जिंग की माँ भी कैंसर की वजह से चल बसी। जिंग एक दिन डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बताया कि टोंग की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, उसको जल्द से जल्द सर्जरी की ज़रूरत है। वो सिर्फ बिना सर्जरी के 2 साल तक जी सकती है। सर्जरी में 7 लाख युआन लगेंगे। जिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा। रात को जिंग अपनी बहन को सुला के उसे बड़े प्यार से देख रहा, तभी उसके दोस्त का फोन आया। उसने जिंग को फैक्ट्री बुलाया। लड़के ने काला सा पर्दा हटाया। उसके पीछे 1 लाख स्मार्टफोन थे। ये फ़ोन इटली में बेचे जाने थे, पर क्वालिटी चेक में इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और ऑनर भी जेल में है। ऑनर ने 2 साल से किराया नहीं भरा। फ़ोन बस फैक्ट्री में जगह घेर रहे हैं और उन पे मिट्टी जम रही है। लड़के ने अपने दोस्त जिंग को फ़ोन 1 लाख युआन में बेचने का ऑफर दिया। जिंग फ़ोन्स को सही करके हाई प्राइसेस पे बेच सकता है, पर अभी उसके पास सारे फ़ोन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। जिंग अपने साथ बस एक फ़ोन खरीद के घर ले आया, चेक करने के लिए कि वो सही कर सकता है कि नहीं कर सकता। उसने पूरी रात फ़ोन को सही करने में बिता दी। फ़ोन सरप्राइजिंगली ठीक भी हो गया। अब जिंग को हौसला मिला। वो सुबह को बैंक से लोन लेने आ गया ताकि वो सारे स्मार्टफोन्स खरीद सके। इसके बाद जिंग चाइना की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आया। उसने एक डीलर से डील की। शॉप ओनर जिंग के दिए सारे फ़ोन बेचेगा। जिंग ने प्रॉफिट जोड़ा तो ये ऑपरेशन के पैसों से भी ज़्यादा था। जिंग बहुत खुश हो रहा था। वो बड़ी खुशी के साथ अपनी बहन को स्कूल से लेने आ गया, पर कहते हैं ना, खुशियाँ ज़्यादा देर नहीं टिकती। जिंग के साथ यही हुआ। चाइना गवर्नमेंट ने 2 हफ्ते बाद ही रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन की सेल पे बैन लगा दिया, क्योंकि उससे ई वेस्ट बढ़ रहा था। जिंग डीलर के पास गया कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के चलते आपको फ़ोन बेचने ही होंगे, पर डीलर बोला मैंने बस डील की थी, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट, और कोई भी डील या कॉन्ट्रैक्ट कानून से ऊपर नहीं हो सकता। अब वो स्मार्टफोन नहीं खरीद पाएगा। जिंग उदास हो रहा। अब वो अपनी बहन के इलाज के लिए पैसे कैसे जोड़ पाएगा। अब जिंग के सर पे एक और खर्चा आ गया। उसे बैंक का लोन भी देना था जो उसने फ़ोन्स को खरीदने के लिए लिया था। जिंग की जिंदगी झंड हो गई। तभी उसे एक आइडिया आया। वो उसी स्मार्टफोन कंपनी में आ गया जिसके फ़ोन्स थे। उसने मैनेजर को आइडिया दिया कि वो स्मार्टफोन के पार्ट्स को सही से निकाल के उन्हें कम रेट में बेच सकता है। कंपनी रिफर्बिश्ड फ़ोन्स के पार्ट्स को बाकी फ़ोन्स में लगा के इंटरनेशनल लेवल पे बेच सकती है। मैनेजर ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पार्ट्स निकालते टाइम उनका क्वालिटी कंट्रोल ख़राब हो जाता है। इससे फ़ोन में जल्दी दिक्कत आने लगती है। जिंग ने भरोसा दिलाया कि वो पार्ट्स को ऐसे निकालेगा कि उनका क्वालिटी कंट्रोल चेक पास हो जाए। मैनेजर ने उसे अवॉइड करने के लिए कहा, ठीक है, जाकर तुम पहले पार्ट्स के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करा लो, जब रिपोर्ट आए तो बता देना। जिंग ने अपनी पूरी मेहनत करी। दिन रात लगा के उसने पार्ट्स सही से निकाल दिए। फिर उसने वे पार्ट्स टेस्ट के लिए भेजे। लकीली क्वालिटी टेस्ट पास हो गया। जिंग रिपोर्ट लेके मैनेजर के पास आता है कि अब तो मेरा आइडिया एक्सेप्ट कर लो, पर मैनेजर कहने लगा कि मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जिंग गुस्से में चिल्लाने लगा। वो रो रहा। स्टिल उसने हार नहीं मानी। जिंग भाग के कंपनी के सीईओ जैंग के पास आया कि मुझे 10 मिनट दे दो सर, मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है। पर जैंग को कोई ट्रेन पकड़नी थी तो उसे लेट हो रहा था, इसलिए उसने जिंग से बात करने से मना कर दिया। जिंग अभी भी नहीं हारा। उसने सेम ट्रेन की टिकट ली और स्टेशन जाने के लिए भागा। जिंग ने स्कूटर किराए पे लेके फुल स्पीड में भगाया। अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। जिंग खड़ा हुआ, पर उसका स्कूटर चल नहीं रहा था। बेचारा लड़का लंगड़ाते हुए स्टेशन की तरफ भागा। एंड टाइम पे उसने ट्रेन पकड़ ही ली। जिंग भाग के सीईओ की सीट पे आकर बैठ गया और बोला, अब तो हमारे पास 10 मिनट है ना सर। सीईओ को जिंग ने सारा प्लान बताया। जैंग ने उसे निराश करते हुए कहा कि हम फ़ोन से सारे पार्ट सही से निकाल के उन्हें दूसरे फ़ोन में इंटैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वे क्वालिटी कंट्रोल में फेल हो जाएंगे। जिंग के काफ़ी जिद करने के बाद जैंग फ़ोन के पार्ट्स खरीदने के लिए मान गया, पर एक शर्त पे, अगर सारे पार्ट्स क्वालिटी कंट्रोल पास कर लेंगे तो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैंग उसे एक फूटी कौड़ी बीन देगा। जिंग ट्रेन से निकल के सोच रहा कि 1 लाख फ़ोन्स को वो कैसे अकेले डिसमेंटल करेगा। रात को जिंग अपनी बहन को अपने दोस्त के घर से अपने घर ले जाने लगा। रास्ते में उसकी बहन ने जिंग के घाव देखे। वो बेचारी घाव देख के रोने लगती है।
टोंग ने अपने भाई से कहा कि आप अपना ध्यान रखो भैया, स्कूटर धीरे चलाया करो, आपके बाद मेरा कोई नहीं है। जिंग ने कहा ठीक है, मैं आगे से धीरे चलाऊंगा। घर आके टोंग अपने भाई के घाव पे मरहम पट्टी करती है। जिंग अपने पड़ोसी जाओ के पास आके अपने प्लान के बारे में बताता है। उसे फोन को डिसमेंटल करने के लिए फैक्ट्री बनानी होगी। उसके दोस्त ने जिंग को वार्निंग देते हुए कहा कि तुम्हारा प्लान बहुत रिस्की है, तुम सब कुछ हार सकते हो। जिंग कुछ भी खोने को तैयार है, पर उसे अपनी बहन को बचाना है। उसे किसी भी तरीके से पैसे इकट्ठे करने हैं। उसका दोस्त जिंग की लगन को देख के मान गया और अगले दिन जिंग ने अपनी दुकान और स्कूटर बेच दिया ताकि वो रेंट पे जगह लेके फैक्ट्री बना सके। वहीं सारे फोन का स्टोरेज होगा। जिंग और जाओ ने जगह की साफ सफाई करके वहां जरूरत का सारा फर्नीचर फिट कर दिया। कंपनी का नाम रखा गया नाइस व्यू। अब दोनों को अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर्स चाहिए थे, कुछ ऐसे लोग जो ज्यादा ही परेशान हो क्योंकि वो कम सैलरी में काम करने के लिए मान जाएंगे। जिंग की पहली एम्प्लॉय थी वैंग। वैंग सिंगल मदर है, वो बहुत मुश्किल टाइम झेल रही थी। वैंग को सुनने में दिक्कत होती थी, वो भी एक कैफे में काम कर रही थी। कम सुनने की वजह से वैंग अक्सर गलत ऑर्डर्स ले लिया करती थी। स्टिल उसे कुछ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज थी। जिंग ने वैंग को काम पे रख लिया। लेडी मान गई। जिंग का अगला एम्प्लॉय अजीब सा बंदा है। इसने बहुत सारे पिल्ले पाल रखे थे। ये किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता, इवन बोलता ही नहीं है कुछ। इसने गुस्से में अपने पुराने एम्प्लॉय को घूसा मार दिया था, तब से इसे कहीं नौकरी नहीं मिली। जिंग ने जो ऑफर किया आदमी मान गया। इसके बाद जिंग ने 2 गेमर्स को जॉब पे रखा। उनका शौक बस दिन रात गेम खेलने का था। जिंग ने पूरी मेहनत से अपनी टीम को सब सिखाया। मेन बात ध्यान में रखी जाए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए। जिंग की स्टोरी सुन के आसपास के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर भी उसकी हेल्प करने आ गए। रिटायर्ड लोग घर पे बोर होते थे, इससे अच्छा वो किसी के काम ही आ जाए। जिंग सब देख के खुश हुआ। सबने काम करना शुरू कर दिया। जिंग के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मजदूरों की तनख्वाह दे सके, तो उसने अपने दोस्त की मदद से विंडो क्लीनिंग की जॉब ढूंढी। दिन में जिंग खिड़कियां साफ करता, रात को फोन डिसमेंटल करता। जिंग ने बहुत मेहनत की। उसने 20-20 घंटे काम किया और मात्र 4 घंटे सो रहा था बस। उसकी लाइफ का एक ही मकसद था, अपनी बहन को बड़ा होते हुए देखना। एक दिन फैक्ट्री के बाहर कुछ गुंडे वैंग को परेशान कर रहे थे। गुंडे चाहते हैं कि वैंग अपना केस वापस ले ले जो उसने अपने पुराने एम्प्लॉयर के खिलाफ किया था। उसकी वजह से आज वैंग को कम सुनाई देता है। हालांकि वैंग ने केस वापस लेने से मना कर दिया। आदमी ने वैंग को थप्पड़ मारा, जिसके चलते उसकी हियरिंग मशीन नीचे गिर गई। मशीन टूट गई। मशीन वैंग को उसके बेटे ने गिफ्ट की थी। जिंग ने देखा तो वो भगते भगते आया और गुंडे को एक फ्लाइंग किक मारी, जिसके चलते गुंडे के बाकी साथी भी जिंग पर हमला करने के लिए आ गए। जिंग के एम्प्लॉय ने जैसे ही गुंडों को आते हुए देखा तो वो सामने आकर भिड़ गए। दोनों ग्रुप के बीच खूब लड़ाई चल रही थी। फिर आया अजीब बंदा जो कि एक बॉक्सर था। उसने सारे गुंडों की गर्मी एक एक पंच में निकाल दी। जिंग ने गुंडों को धमकाया कि आज के बाद दिख मत जाना, लेकिन वैंग को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि वो कुल्हाड़ी लेके उन्हें मारने के लिए चढ़ गई। उसके साथियों ने उसे शांत कराया। जिंग ने उससे वादा किया कि वो उसकी हियरिंग मशीन ठीक कर देगा। ये सुनकर वैंग थोड़ी शांत हुई। कुछ दिन बाद जिंग के वर्कर की शादी हुई। जिंग ने स्टेज पे आकर नए जोड़े के लिए बढ़िया सी स्पीच दी। बाद में पीते हुए जाओ ने जिंग से पूछा, तुम्हारा भी कोई प्लान है शादी वादी का या नहीं? जिंग ने कहा कि वो बस अपनी बहन को सही सलामत बड़े होते हुए देखना चाहता है। इसके अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए। एक सच्चा भाई अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पार्टी के बाद भाई बहन घर आ गए। घर पे ताला और नोटिस लगा हुआ था, अगर घर में जाना है तो पिछले 4 महीने का किराया भर दो। जिंग ने अपनी चाबी से ताला खोलने का ट्राई किया, पर मकान मालिक ने ताला चेंज कर दिया था। जिंग ने मकान मालिक को फोन करके समझाने का ट्राई किया, मगर वो भाई साहब नहीं माना। जिंग को समझ नहीं आ रहा था कि रात को अपनी बहन के साथ वो कहाँ जाए। रात बिताने के लिए जिंग टोंग के साथ जाओ के घर आ गया। गुस्से में जिंग अपने उस दोस्त के पास आया जिसने उसे स्मार्टफोन का स्टॉक बेचा था। उसके पास जिंग के 2000 युआन थे। उसने इतने टाइम से जिंग के पैसे नहीं दिए। जिंग ने अपने दोस्त को बहुत मारा। उसने अपने सारे पैसे ले लिए। दोस्तों, मजबूरी में इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। सुबह को जिंग ने अपना और टोंग का रहने का इंतजाम किया, वो भी फैक्ट्री में ही, क्योंकि वो जाओ पे बोझ नहीं बनना चाहता था। जिंग अपनी बहन से कह रहा कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा बेड भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। जिंग ने मेहनत और बढ़ा दी।
उसने अब सोना ही बंद कर दिया। वो बस रास्ते में थोड़े बहुत नैप लेकर काम चला रहा था। जिंग ने हर बीतते हुए पल को कीमती समझा। वो एक सेकंड भी नहीं गंवाना चाहता था। एक रात जिंग टेबल पे गहरी नींद में सो गया। टोंग उसके पास आई। बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। जिंग बाहर आया तो दो बंदे स्मार्टफोन को चुरा के ट्रक में भर रहे थे। जिंग को देख के चोर बड़ी तेजी में भागे। जिंग उनके पीछे भागा। वो ट्रक के गेट पे लटक गया। ट्रक ड्राइवर से उसकी लड़ाई हुई। सामने से एक गाड़ी ने आकर ट्रक में टक्कर मार दी। जिंग और एक चोर रोड पे गिर गए। जिंग की उंगलियों में बहुत चोट लग गई थी। दूसरा चोर ट्रक लेकर भाग गया। जिंग ने पहले चोर को पकड़ा। उसने उससे कहा कि मुझे किसी भी हालत में अपना सामान वापस चाहिए। वहाँ पे टोंग भी आ गई। उसने अपने भाई को जख्मी देखा तो वो बेचारी उदास हो गई। अब जिंग हॉस्पिटल जाकर पट्टी करा लेता है। ऑफिसर ने बताया कि चोर को उन्होंने पकड़ लिया है और उसके फोन्स भी मिल गए। अब जिंग खिड़की साफ कर रहा था। उससे गलती से पानी की बाल्टी नीचे गिर जाती है। बॉस ने जिंग को अपने पास बुला के उससे ग्लव्स उतारने के लिए कहा। उसके हाथ पे चोट को देख के बॉस ने जिंग को बहुत डांटा। घायल हाथ से काम करोगे तो नुकसान तो होगा ही। बॉस ने जिंग को काम से निकाल दिया। हालांकि जाने से पहले बॉस ने उसे 3 दिन की सैलरी भी दी। हाथ टूटने के बाद अभी तक उसने 3 दिन ही काम किया था। अब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थी। जिंग को पता था कि वो फैक्ट्री का किराया, वर्कर्स की सैलरी नहीं दे पाएगा। ना ही उसके पास टोंग का इलाज कराने के लिए पैसे हैं, ना ही वो बैंक का लोन चुका पाएगा। और फैक्ट्री का किराया देने के लिए भी सिर्फ 3 दिन बचे थे। नहीं तो वो जगह किसी और को दे दी जाएगी। जिंग टूट गया। उसको इस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। डेस्परेशन में वो मैनेजर के पास कुछ पैसा एडवांस लेने आया। मैनेजर ने उसे बेइज्जत करके कार से निकाल दिया। मैनेजर ने उससे ये भी कहा कि तुम बहुत बेशर्म हो, कुछ ज़्यादा ही अक्लमंद समझते हो खुद को। अब जिंग ने टोंग के साथ रात जाओ के घर पे बिताई, क्योंकि आज रात तूफान आ रहा था जिसके चलते वो फैक्ट्री में नहीं रुक सकते थे। अगले दिन जिंग जब फैक्ट्री आया तो उसका दिल एकदम टूट गया। फैक्ट्री के मालिक ने उसका सारा सामान हटा के बाहर फेंक दिया। उसने ये जगह किसी और को रेंट पे दे दी थी। जिंग अब टूट गया। उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसकी नज़र सामने चल रही चींटी पे गई और वो उसे ही देखता रहा। सारे एम्प्लॉय जिंग के पास आ गए। वो काम करने के लिए रेडी थे। जिंग ने उनसे माफी मांगते हुए कहा कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। फैक्ट्री भी बंद हो गई। जिंग के वर्कर ने उससे कहा कि हमें पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन जब ऑर्डर पूरा हो जाएगा तब हमारी सैलरी दे देना। और हम अब सिर्फ एम्प्लॉय नहीं है बल्कि एक टीम है। हम सब फोन्स को घर ले जाके भी काम कर सकते हैं। वर्कर्स जिंग के शुक्रगुजार है कि किसी ने तो कम से कम उन पे इतना यकीन किया। जिंग को थोड़ी हिम्मत मिली। सबने फोन्स को ट्रक पे लोड कर लिया। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम किया। काफी महीने काम करने के बाद ऑर्डर पूरे हो गए। जिंग ने पार्ट्स को क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के लिए भेज दिया। उसे डर लग रहा था कि अगर पार्ट्स टेस्ट में फेल हो गए तो क्या होगा। जिंग और एम्प्लॉय रिजल्ट का वेट कर रहे थे। रिजल्ट के बाद उन्हें कंपनी के सीईओ जैंग ने अपने ऑफिस में बुलाया। जैंग ने जिंग को बधाई दी। उसने सारे ऑर्डर्स टाइम पे पूरे कर दिए थे। 87% पार्ट्स एकदम ठीक थे। टीम के बीच खुशी की लहर दौड़ उठी। जिंग की आंखें खुशी से नम हो गई थी। सीईओ जिंग की मेहनत और लगन देख के इम्प्रेस हो गया था। उसने जिंग को ऑफर दिया कि तुम 5 मिलियन युआन के लिए 2 साल के लिए हमारे लिए काम करोगे। जिंग ने पूछा क्या इस बार मुझे एडवांस पेमेंट मिलेगी। जैंग ने हंसते हुए कहा हाँ बिल्कुल। ग्रुप एलिवेटर तक शांति से चला गया, लेकिन अंदर जाते ही सब खुशी से चिल्लाने लगे। अब जिंग अपनी बहन का इलाज करा देता है, जिसके लिए उसने इतना कुछ किया था। फाइनली उसका मकसद पूरा हो गया। आखिर में हम देखते हैं कि 6 साल बाद जिंग की कंपनी नाइस व्यू बहुत फेमस हो गई थी और जिंग बिलियनियर बन चुका है। आज वो स्टेज पे अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करने आया है। जिंग के पुराने एम्प्लॉय अभी भी उसके साथ थे। सब लोग अमीर हो चुके हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी ऐसे लगती है जैसे यहाँ से तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, लेकिन जो बुरे वक्त की वजह से नहीं रुकते उनको बुरा वक्त भी नहीं रोक सकता। जिंग के पास सक्सेसफुल होने का एक बहुत ही बड़ा पर्पस था। उसको किसी भी हालत में अपनी बहन के लिए पैसे कमाने थे। इतने पैसे जो उसकी हैसियत से बहुत ऊपर थे, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसका पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पे था, अपनी बहन के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे करने।
जिसकी वजह से उसका दिमाग पूरी तरीके से एक जगह पे फोकस हो गया और उसने दिन रात मेहनत करके अपने सिर्फ इस गोल को ही नहीं पाया बल्कि इससे बहुत 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 ऊपर पहुंच गया। दोस्तों, रियलिटी में भी सक्सेस इसी तरीके से मिलती है, जब आप किसी चीज़ से ऑब्सेस हो जाओ, फिर चाहे वो आप अपने घर वालों के लिए करो, चाहे खुद के लिए करो, चाहे किसी भी चीज़ के लिए करो, लेकिन एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी बहन के लिए इस भाई जैसे बनो। इसी थॉट के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।